नमस्कार। आइए जानते हैं भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध के बारे में। चूँकि जैसा आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। तो पहले अफ़गानिस्तान हुआ करता था जो भारत के साथ हमेशा और भारत इसके साथ हमेशा खड़ा हुआ प्रतीत होता था। तो इसी के विषय में हम डिस्कस करते हैं। इस क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हम डिस्कस करेंगे कि भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध के बारे में, ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में, संस्था और बुनियादी ढांचे से के निर्माण में भारत का क्या योगदान रहा, इसके विषय में जान लेंगे। और अफ़गानिस्तान के साथ जो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे कुछ अन्य जो पहल किए गए हैं हमारे भारत सरकार द्वारा, चाहे एनडीए का सरकार हो चाहे इससे पीछे का सरकार हो, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। और सामरिक भागीदारी क्या क्या रहा है इसके बारे में जान लेंगे। और व्यापारिक संबंध कैसा है और क्या क्या संबंध है इसके बारे में जानेंगे। और भारत अफ़गानिस्तान के संबंधों का क्या महत्व है इसके विषय में डिस्कस कर लिया जाएगा। और अब आगे की राह क्या इंडिया रणनीति तय करेगी इसके विषय में हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अचानक क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया और यहाँ का जो झंडा अफ़गानिस्तान का था उसे हटा दिया गया। थोड़ा बैकग्राउंड में चल के हमें जान लीजिए कि अफ़गानिस्तान जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री था और क्रॉस सेंट्रल एशिया का कंट्री है। और ये पाकिस्तान के बॉर्डर जो इंडिया के इस साइड में अगर आप देखेंगे, यहाँ जो पीओके का जो पार्ट है, ऐसे इंडिया का पार्ट था ये, और यहाँ जो पीओके का हिस्सा जो पाकिस्तान कैप्चर किया हुआ है, यहाँ से बॉर्डर इंडिया के साथ टच करता है। तो हम भी ऐसा, या हमारे भारत देश ऐसा मान के चलता है कि अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह के तरह। तो इसका जो प्रेसिडेंट था वो अशरफ गनी, जो ट्रेंडिंग पे है। और क्यों ट्रेंडिंग पे है ये आप जानते हैं, क्योंकि वो देश छोड़ के चला गया है। ठीक है। कैपिटल इसका काबुल हुआ करता था और एरिया जो है 6,52,860 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था। पॉपुलेशन जो है 3.8 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2019 सेंसस वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और करेंसी जो है अफ़गानी हुआ करता था। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पाश्तो या दारी लैंग्वेज यहाँ यूज किया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का जो ये पार्ट है इसमें पीओके का हिस्सा यहाँ टच करता है। इधर आप देखेंगे तो चाइना टच करता है और इधर अफ़गानिस्तान का ईरान टच करता है और इधर पाकिस्तान टच करता है। ठीक है। आगे समझते हैं, जानते हैं कि 20 वर्षों का शासन जो है, 20 वर्षों के पश्चात पुनः क्या किया है, तालिबानी लोग जो है का वर्चस्व, तालिबानी लोगों का वर्चस्व आ गया और वो अफ़गान में अपना झंडा जो है वहाँ फहरा दिए हैं। और राष्ट्रपति अशरफ गनी जो है देश छोड़ के भागना पड़ा और वहाँ जनता भी जान बचाने के में जुटा हुआ है, जैसा कि आगे हम कुछ पिक्चर में समझाने का कोशिश करते हैं। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, परंतु अब आगे क्या होगा, इस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में। तो आइए समझते हैं भारत अफ़गानिस्तान के रिलेशन। चलिए, यहाँ देखने को आपको मिलेगा कि भारत का ये जो हिस्सा कुछ ऐसे इस प्रकार से बना लीजिए और यहाँ का ये हिस्सा जो है पीओके यहाँ से टच करता है। इधर इसका बाउंड्री ताजिकिस्तान में टच करता है,
इधर उज़्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, और ईरान से, और इधर पाकिस्तान से बॉर्डर टच करता है। और यहाँ से यहाँ पे कुछ ईरान के करीब चाबहार पोर्ट है, और यहाँ से सड़क इंडिया के द्वारा यहाँ बनाया गया है, जिसका क्लास में आगे डिस्कस हम करते हैं। तो पहले जो है अफ़गानिस्तान का झंडा ऐसा हुआ करता था, अब वहाँ जो है तालिबानी लोग अपना ये झंडा, ऐसा झंडा फहरा दिए हैं, यानी कैप्चर कर लिए हैं। देखिए कुछ इस ढंग का स्थिति बना कि लोग वहाँ से अफ़गानिस्तान से भागने को मजबूर हो गए हैं। अब देखिए कि ऐसा स्थिति है कि इसके ऊपर लोग चढ़े हुए कि कैसे भी यहाँ से, कैसे भी करके यहाँ से निकला जाए, देश छोड़ के भागा जाए। ऐसा स्थिति आ गया है कि बाहर से आदमी देश में आता है, और यहाँ का स्थिति जो ऐसा हो गया है कि देश छोड़ के भागने पे इंसान मजबूर है। देखिए ये चढ़ने के लिए ये जो प्लेन में सीढ़ी वगैरह था, उस पर किस यूज किया जा, कैसे अफरा तफरी का माहौल है। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर एक दृढ़ रिश्ता रहा है, और अफ़गानिस्तान और भारत के लोग प्राचीन समय से ही व्यापार वाणिज्य के जरिए अपना संस्कृति मूल्य एवं समानताओं के आधार पर शांतिपूर्ण अस्तित्व में रहे हैं। ये है अशरफ गनी जो छोड़ के चले गए हैं, और इनका ही शासन अब आ चुका है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, अगर नोट लिखने के लिए बोला जाए कि भारत के रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्लास आपको काम में आ सकता है, ख़ास के पीएससी एग्ज़ाम में, या इससे अपर लेवल का जो एग्ज़ाम पूछा जाता है उसमें। और एक नागरिक को भी नॉलेज होना चाहिए कि देश और देश के आसपास क्या चल रहा है। तो अफ़गानिस्तान एक वही लैंडलॉक कंट्री है, भू आबाद देश कहा जाता है, और जिसकी पाक अधिकृत कश्मीर से सटी हुई पीओके वही का हिस्सा, और मध्य एशिया में के देशों में पहुंचने के लिए अफ़गानिस्तान जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जो आगे के हम पिक्चर के द्वारा आपको समझा पाएंगे। अफ़गानिस्तान समाज अभी भी कबीलों में विभाजित है, और अफ़गानिस्तान पर एक परंपरागत मित्र रहा है भारत का। ठीक है, अफ़गानिस्तान विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप के कारण हमेशा अस्थिर राज्य बना रहा है। हमेशा विदेश के लोग, कभी सोवियत संघ, यूएसए, हमेशा जो है यहाँ हस्तक्षेप करता रहा है, कभी पाकिस्तान, कभी आप देखेंगे चाइना। तो जब यह तालिबानी का वहाँ जब कैप्चर कर लिया है, तो पाकिस्तान और जैसे चाइना वगैरह देश जो है, और रसिया, ये सब कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि सही हुआ। तो सोवियत संघ द्वारा 1979 में सैनिक हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ था, और सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने कबीलों का हथियार, प्रशिक्षण और अन्य संसाधन मुहैया कराया था। मतलब सोवियत संघ का जो सैनिक हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद अमेरिका क्या किया, कबीला लोग को हथियार, प्रशिक्षण और अन्य जो संसाधन है, गोली, बंदूक, बारूद वगैरह, वो और ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सोवियत ने सेनाओं के अफ़गानिस्तान में वापस के पश्चात समूह आपस में संघर्षरत हो गए। मतलब सोवियत संघ जो वापस गया, तो अमेरिका वहाँ के जो कबीले लोग थे उसको हथियार, प्रशिक्षण, पैसा ये सब दिया करते थे। तो ये दो मानसिकता के जो लोग थे वो आपस में क्या करना शुरू कर दिए, अपने आप में लड़ना शुरू कर दिए, अपने आप में संघर्ष करना, एक दूसरे को मारना काटना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की सत्ता में 1996 में कट्टरपंथी मुजाहिदीन काबिज कैप्चर करने में सफल रहे। ठीक है, अब आगे भी क्या हुआ, अब अमेरिका को भी पता चलेगा। अब चूंकि ये है कि आप आतंकवादी या तालिबानी संगठन या कोई अन्य संगठन को आप रुपया, पैसा या कहीं और मदद पहुंचा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं घातक आपके लिए भी होगा, क्योंकि कहावत है कि सांप को दूध पिलाए, कभी ना कभी सांप आपको ज़रूर काटेगा। तो हुआ क्या, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड
सेंटर जो था वहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं कि 9/11 में आक्रमण हुआ। तो आक्रमण करने का मास्टरमाइंड कौन था, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो 9/11 की घटना के बाद अमेरिका क्या किया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम की शुरुआत किया था, जिससे तालिबान के शासन का 2001 में अंत हो गया। यानी 1996 में इसे मिला था और 2001 में इसका अंत हो गया। पुनः क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना की गई और पुनः एक देश सुचारू ढंग से चलना शुरू हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2001 से लगातार 2021 तक अमेरिका वहाँ अपना सैनिक रखा हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पीछे के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे, अमेरिका के सत्ता में, तो हम अपना सैनिक वहाँ से वापस बुला लेंगे। ठीक है, चलिए इतिहास के विषय में कुछ जानते हैं कि सोवियत अफगान युद्ध जो है 1979 से 89 के दौरान सोवियत समर्थित अफगानिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य मान्यता देने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई राष्ट्र था। साथ ही इसने क्या किया कि भारत इसके साथ अफगानिस्तान राष्ट्रपति जो नजीबुल्लाह की सरकार को मानवीय सहायता भी उपलब्ध कराई थी, जो कि सोवियत सेनाओं को वापसी के बाद भी जारी रहा। 1990 में क्या हुआ कि 1990 में एक संक्षिप्त अवरोध को छोड़ दे तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से हमेशा अच्छा रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझने में सही रहे। तो भारतीय हितों और प्रभावों को तब धक्का लगा जब पाकिस्तान द्वारा समर्थित तालिबानी ने 1996 में काबुल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका की सहायता से, 1 मिनट, कभी कभी पेंसिल वर्क करना छोड़ देता है। लेकिन 2001 में क्या किया, अमेरिकी आक्रमण के बाद जैसे ही तालिबानी सत्ता से बेदखल हुए, भारत ने पुनः अपनी खोई हुई स्थिति या शक्ति जो है वापस पा ली। और 1999 में भारत तालिबानी विरोधी उत्तरी गठबंधन के प्रमुख समर्थकों में एक रहा। चलिए 2005 में क्या हुआ कि भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क में जो है अफगानिस्तान की सदस्यता देने के लिए प्रस्ताव रखा और दोनों देशों ने इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ रणनीतिक और सैन्य सहयोग विकसित करने का भी वादा कर चुका है। ठीक है, और 2011 में आते हैं तो 2011 में भारत और अफगानिस्तान के पहले सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे मनमोहन सिंह के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के मुख्य प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और भारत अफगानों के नेतृत्व में अफगान स्वामित्व वाले अफगान संविधान के ढांचे की भीतर राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया का जो है समर्थन करता है। कुछ वर्ष पहले नरेंद्र मोदी के द्वारा भी आप देखेंगे कि अफगानिस्तान का दौरा किया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान जामिर अमानतुल्लाह खान अवार्ड से भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अभी नरेंद्र मोदी, उनको सम्मान दिया गया। और संस्थानों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में इंडिया का क्या योगदान रहा है, इसके विषय में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भारत अवसंरचना, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा विकास परियोजना में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगकर्ता देश है भारत। और भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान को लगभग $2 अरब की आर्थिक सहायता जो है मुहैया कराया है। और अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्र में मुख्यतः 4 क्षेत्र आप बोल सकते हैं कि बड़ी आधारभूत परियोजना, मानवीय सहायता, क्षमता निर्माण के पहल और लघु विकास में इंडिया का योगदान रहा है। क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आता है ना, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब मैक्सिमम टाइम हम पिक्चर लेके समझाने का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम होता है। और कुछ बड़ी परियोजना क्या क्या रहा है इंडिया के संदर्भ में आते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि ईरानी सीमा के माल और सेवाओं के आवाजाही के सुविधाजनक बनाने के लिए जरांज से डेलाराम तक 218 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। पुल खुमरी से काबुल तक 220 किलोवाट डीसी
ट्रांसमिशन लाइन और चिमताला में एक 220/110/20 केवी सब स्टेशन का निर्माण जो है इंडिया के द्वारा कराया गया। हेरात प्रांत में क्या किया गया है, सलमा बांध का निर्माण कराया गया है और अफगान संसद बनाने में इंडिया का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। वहाँ का संसद बनाने में जहाँ झंडा वो अपना लगा दिए। देखिए यहाँ, एक मिनट, ये देखिए इंडिया का स्थिति गुजरात कुछ इस ढंग से आप देखेंगे, ऐसे करके इंडिया है और यहाँ पे जो चाबहार है, यहाँ से लेके आप ऐसे करके देखेंगे तो ऐसे करके डेलाराम तक इंडिया सड़क निर्माण कराया है और इस सड़क निर्माण से इंडिया को मध्य एशिया में जाने में सहायता मिलता है। आप सपोज कीजिए कि अगर यहाँ कुछ इस ढंग से है पाकिस्तान, अगर यहाँ से इंडिया के साथ युद्ध होता है और इधर से आप आक्रमण देखें कि चाइना इधर से लगातार कोशिश करता है इंडिया को दबाने का, तो युद्ध होता है तो इंडिया अगर चाहता, अगर अफ़गानिस्तान देश सपोर्ट करता तो यहाँ से इंडिया आर्मी अपना उतार के यहाँ से भी इस पर आक्रमण किया जा सकता था पाकिस्तान पे, ठीक है, जो कि अब थोड़ा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पे जब तालिबान का कब्जा जब हो गया तो आगे शायद इंडिया का बात माने या न माने ये कहा नहीं जा सकता है। और ये जो सांसद है, ये सांसद का निर्माण अफ़गान में सांसद का निर्माण करने में इंडिया का बहुत योगदान रहा है। चलिए, कनेक्टिविटी, भारत और अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी बनाने के कुछ अन्य जो पहल किया गया है उसके विषय में जानते हैं कि भारत अफ़गान वायु गलियारा जो है विदेशी व्यापार हेतु कराची बंदरगाह पर निर्भरता को कम करने हेतु हॉर्न ऑफ एशिया सम्मेलन 2016 में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच रियासती एयर कार्गो सुविधाओं की जो है घोषणा किया गया था। और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान व्यापार पारगमन समझौता जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इस समझौते के तहत अफ़गानिस्तान में जो उत्पादित वस्तुओं को भारत पहुंचाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और इसके बदले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो एशियाई गणराज्य के लिए परागमन मार्ग की अनुमति जो है प्रदान किया गया था। एक और है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है अफ़गानिस्तान INSTC का सदस्य नहीं है, फिर भी INSTC चाबहार से जरांज और डेलाराम, पीछे के नक्शे में हम डिस्कस किए हैं, के माध्यम से अफ़गानिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। और हाल ही में भारत ने INSTC के तीव्र पर्यावरण के रूप में रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है किया गया है। INSCT वर्ष 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में हस्ताक्षर किया गया और यह एक मल्टी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसके संस्थापक सदस्य ईरान, रसिया और भारत है। बाद में INSTC का विस्तार करते हुए इसमें 11 सदस्य जो है और जोड़ा गया। अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया पर्यवेक्षक सदस्य राष्ट्र को शामिल किया गया है, बाद में शामिल किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और डिस्कस में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि INSCT का सदस्य कौन कौन देश है। चलिए, हमारा लक्ष्य समुद्री मार्ग से के माध्यम से भारत और ईरान को उसके ईरान के जरिए कैस्पियन सागर से होते हुए मध्य एशिया को जोड़ना लक्ष्य था, चूँकि चाबहार पोर्ट के जरिए। और भारत अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे के विकास में व्यापक मदद करता रहा है। और भारत जेरांग देलराम सड़क परियोजना हो, सलमा बांध शक्ति परियोजना हो, इंदिरा गांधी शिशु स्वास्थ्य निर्माण केंद्र निर्माण, काबुली में हबीबी स्कूल की स्थापना आदि महत्वपूर्ण जो कार्य इंडिया के द्वारा किया गया है, सहायता प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि भारत और अफगानिस्तान में कृषि, बैंकिंग, कंप्यूटर खनन, स्वास्थ्य क्षेत्र इत्यादि के क्षेत्र में भी प्रतिबद्धता इंडिया को देखने को मिलता है। और वर्ष 2014 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस के बाद तालिबान सरकार में अपना
प्रभाव पुनः स्थापित करने का प्रयास करता रहा और तालिबान मुख्य नेता मुल्ला उमर अगस्त 2015 में मारा गया, जिसमें तालिबान की ताकत कुछ कमज़ोर पड़ गई थी। और भारत ने अफगानिस्तान में संस्कृति आदान प्रदान करने हेतु 2014 में उदार वीज़ा नीति की भी घोषणा किया गया था और दोनों देशों 2011 में सामरिक भागीदारी समझौता है। 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव में अशरफ गनी अहमद जई नाम नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, जिसे अशरफ गनी ने 2015 में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, और इस यात्रा के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में 3 चित्तल हेलीकॉप्टर भारत ने उसे भेंट स्वरूप प्रदान दिया था। इसके अतिरिक्त रक्षा, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा इत्यादि के मुद्दे पर दोनों देश के नेताओं के बीच में महत्वपूर्ण वार्ता हुआ है। अब 15 दिसंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ अफगानिस्तान की यात्रा की। उन्होंने अफगानिस्तान में नए संसद भवन की उद्घाटन किया, जैसा कि पीछे के पिक्चर में आप देखे होंगे कि अफगानी सेना की शहीद जवानों के बच्चों को जो 500 बच्चों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा भारत के द्वारा किया गया। और भारत ने अफगानिस्तान में 4 Mi-25 हेलीकॉप्टर जो है उपहार स्वरूप अफगानिस्तान को प्रदान किया था। ईरान चाबहार पोर्ट जो है अफगानिस्तान से जोड़ने के लिए एक प्रस्तावित योजना को तेजी लाने के विषय में सहमति जताई थी। और हुआ क्या, भारत ने अफगानिस्तान में लघु श्रेणी में 92 विकास योजनाओं के निर्माण में सहमति प्रदर्शित की। एक मिनट, चूँकि क्लास लंबा ना हो। वर्तमान में अफगानिस्तान में भारत द्विपक्षीय व्यापार जो है व्यापार $1 बिलियन से भी कम है। अफगानिस्तान रूस, मध्य एशिया तक पहुंचने का सबसे लघु मार्ग प्रदान करता है। अतः अफगानिस्तान में व्यापार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अफगानिस्तान में दक्षेश का सदस्य है और भारत ने अफगानिस्तान के साथ 2005 में अधिमान्य व्यापार समझौता किया था। सामरिक भागीदारी के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद भी अफगानिस्तान के एक साथ सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश भारत था। देखिए, वो प्रयास के बावजूद। और 2011 में भारत ने 2011 में हस्तांतरित राजनीतिक भागीदारी समझौते में अफगानी सुरक्षा बलों हेतु प्रशिक्षण के साथ साथ उपकरण उपलब्ध कराने की और क्षमता निर्माण करने में सहयोग करने का भी वादा कर चुका है। ठीक है, तालिबान का सामना करने के लिए सामरिक नीति एक भाग के रूप में भारत ने 3 आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर जो है Mi-25 उन्हें प्रदान किया था। और भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस लाने के लिए तापी पाइपलाइन परियोजना का भी हस्ताक्षर किया था। यही सबसे क्वेश्चन बनाता है और ये सब पॉइंट अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप एक अच्छा लेख लिख पाएंगे। व्यापारिक संबंध कैसा रहा है, तो भारत और अफगानिस्तान में द्विपक्षीय व्यापार जो है 2014 से 15 में $684.47 मिलियन अमेरिकन डॉलर का था। और भारत और अफगानिस्तान के व्यापार में मुख्य बाधा पाकिस्तान द्वारा स्थल मार्ग की सुविधा न देना, ये इम्पोर्टेंट रहा है। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने 2011 में अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट व्यापार समझौता APTTA के नाम से जाना जाता हस्ताक्षर किए, जो दोनों राष्ट्रीय सीमाओं तक दोनों को बराबर पहुंच देता है। और वर्तमान में पाकिस्तान भारत आने वाले अफगान ट्रकों को बाघा बॉर्डर तक आने ही देता है, जबकि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अटारी पर भारतीय चौकी तक ट्रकों को आने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, और महत्व क्या है भारत और अफगानिस्तान के संबंधों का, तो भारत और अफगानिस्तान के सामरिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि काबुल में एक मित्रवत और स्थिर शासन व्यवस्था वस्तुतः पाकिस्तान के कुसंगित राजनीतिक उद्देश्य के खिलाफ भारत को प्राप्त एक भू राजनीतिक लाभ है। अफगानिस्तान ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया में
प्रवेश द्वार है। और अफगानिस्तान दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया और पूर्व के केंद्रों पर स्थित है। देश के लिए बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण योजना भारतीय कंपनियों के लिए बहुत अवसर जो है प्रदान करती है। देखिए, अफगानिस्तान में तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार भी उपलब्ध है और अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल की समृद्ध स्रोत भी देखने को मिलता है। आगे की राह क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के बारे में और क्या क्या संबंध कैसा रहा इसके विषय में, तो आगे का क्या राह होना चाहिए। तो अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ से मध्य एशिया का संपर्क अगर वो चाहेगा तो नहीं भी कर सकता है। बाय रोड जो भी हम रोड वगैरह बनाए उस पर कैप्चर कर लेगा। और भारत के खिलाफ चीन और पाक का जो गठजोड़ मजबूत होगा और इससे भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तालिबान के आधिकारिक तौर पर भारत में कभी मान्यता नहीं दी। तालिबान को भारत कभी भी आधिकारिक रूप में मान्यता नहीं दिया है। और अभी देखते हैं कि कौन कौन देश इसको आधिकारिक रूप में मान्यता देता है या नहीं देता है, उसके बाद फिर कभी डिस्कस कर लिया जाएगा। और भारत की प्राथमिकता अभी अपने नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से निकालने की है। जो वहाँ का नागरिक फंसा हुआ है वहाँ से निकालने के। आप अफ़गानिस्तान में लगभग 1700 अपने यहाँ का भारत देश का नागरिक वहाँ रहता है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों को अफ़गानिस्तान छोड़ने की खबर जो है सामने आ रही है। उसके बाद भी भारत को देखना होगा कि तालिबान का रवैया आने वाले समय में कैसा है। दुनिया के अन्य देश तालिबान को कब और कैसे मान्यता देता है, इस पर भी विचार करना होगा। और तालिबान वैश्विक स्तर पर कैसे अपने आप को जगह बना पाता है, यह एक देखने लायक बात होगा। और भारत तालिबान से तभी बातचीत शुरू कर सकता है जब तालिबान भी बातचीत के लिए राजी हो। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान में पुनर्निर्माण की जो जुड़ी परियोजना में करीब 3 अरब अमेरिकी अरब डॉलर का निवेश जो किया है, सांसद से लेकर सड़क निर्माण तक कई परियोजना में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम जो कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा चिंता की बात यह होगा कि भारत अफ़गानिस्तान में जो निवेश किया है उसका क्या होगा। उसके अतिरिक्त पाकिस्तान और चीन में जो साठगांठ चल रहा है, गठजोड़ चल रहा है, उसका क्या होगा। और अफ़गानिस्तान उन दिनों उन देशों के करीब जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यह चिंता का विषय होगा, क्योंकि आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इंडिया को ही इससे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और उसकी विचारधारा धार्मिक कट्टरपंथ की है, इस चीन के विचारों से मेल नहीं खाता। चीन भी यह बात बहुत अच्छी तरह से समझता है। देखिए, कई लोगों ने तालिबान की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को यह भी भय सता रहा है कि शरिया कानून जो है, वहाँ शरिया कानून है जो मुस्लिमों का एक विशेष कानून होता है, उसे शरिया कानून कहते हैं। तो वो चाह रहा है कि वहाँ लागू हो। और इस शरिया कानून में कहा जाता है कि महिलाओं को कोई भी अंग दिखाने की अनुमति नहीं है, हमेशा महिलाओं को पर्दा में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई जॉब वगैरह नहीं करना इत्यादि, ये सब शरिया कानून का रूल है। और मध्यकालीन प्रथाएं लागू की जाएगी जो पीछे के इतिहास में हुआ करता था। अब मीडिया भी तालिबान से डरा हुआ है कि कई मीडिया हाउस बंद हो चुके हैं। तो कई ने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन को रोक दिया है। चिंता की बात है कि तालिबान फिर से सांस्कृतिक गतिविधि, संगीत, नृत्य और यहाँ तक कि फिल्म पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। और तालिबान की वापसी के साथ महिलाओं, विपक्षी खेमे के राजनेताओं, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, अन्य पत्रकार को वह इसका साफ साफ नज़र आ रहा है। जब अफ़गानिस्तान की सरकार चली गई है और तालिबान ने सत्ता कब्जा कर ही लिया है, तो भारत सरकार हम पर एक परिपक्व राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं। तो ये रहा आज का डिस्कशन। तो आप एक पॉइंट हम और कोशिश करते हैं आपको समझाने का। देखिए, अभी हमने पीछे भी समझाया था कि अगर ये देश, चूँकि इंडिया का तो दुश्मन है ही,
और ये तो चाइना जो है वो तो है ही। अगर इंडिया यहाँ पे चाबहार पोर्ट का निर्माण करवाया हुआ था और यहाँ से सड़क मार्ग बनवाया हुआ था, तो अब अगर संबंध सही रहा तो यहाँ मध्य एशिया तक इंडिया का संबंध रह पाएगा। अगर नहीं संबंध रहा तो नहीं भी रह सकता है। अब ये है कि ये दोनों अगर मिल जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान को पनाह जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका के द्वारा दिया गया है। अमेरिका अगर उसको पाकिस्तान अगर उसको संरक्षण देने का काम किया तो अमेरिका उसको पैसा, संपत्ति, गोली बारूद, बम वगैरह ये सब देने का काम किया है। और चाइना भी इसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इंडिया के लिए, इंडिया का ये सब एक प्रकार से विशेष दुश्मन बन जाएगा, खास के ये परिक्षेत्र के लिए। और ये तालिबानी अब कोशिश करेगा कि जो भी आतंकवादी संगठन है उसको इंडिया, पीओके के जरिए इंडिया में भी प्रवेश किया जाए। तो इंडिया को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने सेशन को ख़त्म करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कभी। जय हिंद, जय भारत।